क्लास। गुड मॉर्निंग। हिंदी व्याकरण में हम लोग निबंध लेखन का कार्य कर रहे हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी कि निबंध लेखन में गाकर में सागर भरने जैसी बात है। निबंध लेखन एक ऐसा कार्य है जिसमें कम शब्दों में आपको अपनी बात को बहुत अच्छे से कह देना है। अनावश्यक बातों को बार बार रिपीट करने से कोई मतलब नहीं। उसकी जगह हम अनुच्छेद करेंगे। ये भी मैं बता चुकी 5 मार्क्स का हो गया है। 150 से 175 शब्दों तक हमें लिखना है। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग और जनजीवन। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसपे आए दिन चर्चा होती है टीवी पर, मीडिया पूरा। और लेकिन हम सब इसके जिम्मेदार हैं। कोई करना कुछ नहीं चाहता। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ क्या है? धरती के तापमान का आवश्यकता से अधिक बढ़ना, कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। धरती का जो तापमान है जरूरत से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसकी हम पहले विचार बिंदु देख लेते हैं। हमें क्या क्या दिया गया है। भूमिका, ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ, इसी में आ जाएगा। ये भूमिका में लिख देंगे हम ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ। अर्थ इसी में आ जाएगा। स्वरूप आ जाएगा। हानियां और खतरे आ जाएगा। इसके कारण हानियां क्या क्या हो रही हैं और खतरे आ जाएंगे। बचाव के उपाय, और उपसंहार हमें जो बिंदु दिए गए हैं उसमें से भूमिका, जिसके बारे में हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में परिचय देंगे। ग्लोबल वार्मिंग का स्वरूप क्यों, कैसे बढ़ रहा है, क्या है, वो लिखेंगे। हानियां और खतरे लिखेंगे। बचाव के उपाय क्या क्या हो सकता है वो लिखेंगे। लास्ट में उपसंहार के अंतर्गत हम पूरा सारांश लिखेंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ धरती के तापमान का आवश्यकता से अधिक बढ़ जाना। सब जानते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है ना, एक विशेष तापमान तक ही स्वस्थ रह सकता है। मनुष्य का या सभी प्राणियों का एक विशेष तापमान तक हमारा जीवन सुरक्षित रह सकता है। और इसीलिए इसी प्रकार धरती का भी एक तापमान है, वो भी एक विशेष तापमान तक ही संतुलन बना रह सकता है। उससे ज़्यादा तापमान, जैसे हमारा तापमान अगर बढ़ जाता है तो हमें बुखार माना जाता है कि बुखार हो गया, और हमारा शरीर तपने लग जाता है और हमारे शरीर के अंदर अनेक प्रकार की, और बुखार के टेम्परेचर बढ़ने के कारण हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की और तरह तरह की एक्टिविटीज आने लगी। तो कैसे कि हमें वॉमिट भी हो रहा है, हमें चक्कर भी आ रहे हैं। अब सोचिए आप, एक हमारा शरीर है इतना सा, है ना, उसके अंदर तापमान बढ़ने से इतना वो होता है। तो ऐसे ही प्रकृति का भी तापमान एक निश्चित तापमान है। अगर धरती का तापमान अगर बढ़ जाएगा तो वो भी असंतुलित हो जाएगा। उसका संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जो प्रकृति का धरती का तापमान है एक संतुलन है, जिसके कारण वह अपने विशेष जो अपना ना पूरा विश्व अपने स्वरूप पर कायम रह सकता है। अगर तापमान बढ़ेगा तो विश्व का स्वरूप भी बिगड़ जाएगा। सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह हैं, पर उनके ऊपर जो तापमान है ना, तापमान है और वहाँ की जो वो है, वो सब मनुष्य के रहने के लिए या प्राणियों के रहने के लिए वो हमारे लिए वहाँ हम रह ही नहीं सकते। लेकिन एक धरती ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर हम आराम से, हमारा जो इसका जो तापमान है वो हम सबके अनुकूल है। धरती का वातावरण और तापमान सब प्राणियों के लिए संतुलित है। यहाँ पर कोई भी पशु पक्षी, हम सब जितने भी सजीव जगत है, हम धरती पर ही रह सकते हैं। इसलिए आवश्यक बन जाता है कि हम भी इसका संतुलन बनाए रखें, इसके तापमान को संतुलित रखें। अब पिछले कई सालों से क्या हो गया है, पिछले कई सालों से उन्नत देशों ने अंधाधुंध वैज्ञानिक प्रगति की, और प्रगति की वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंधाधुंध पेड़ काटे अपने विकास के लिए, पेड़ पौधे काटे और जंगलों का सफाया कर दिया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, अत्यधिक मात्रा में कोयला और पेट्रोल आदि का उपयोग हम करते चले गए। परिणाम क्या हुआ
कि धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड में तो वृद्धि हो गई और तापमान बढ़ता ही चला गया, जिसी को हम कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग। पूरी उसका तापमान बढ़ गया। इसके कारण मानव जीवन कठिन हो गया, धरती पर वातावरण है वो दम घोटू हो गया, सबको घुटन होने लगी। और दिल्ली, कानपुर, मुंबई वगैरह में तो आपको पता है, रोज़ हम खबरें पढ़ते हैं कि लोगों के लिए सांस लेना भी दुभर हो गया है। वे सांस लेते हैं तो उनके साथ वातावरण में व्याप्त जहरीले कण शरीर के अंदर चले जाते हैं, उससे अनेक बीमारियों का जन्म हो रहा है। बढ़ते तापमान के कारण शरीर में खुजली, एलर्जी ये होना एक सामान्य बात हो गई है। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा हानियाँ और खतरे, ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या हुआ, क्या हो रहा है कि पहाड़ों पर जो बर्फ जमी रहती है ना, वो पिघल रही है। अब पहाड़ों पर जो बर्फ जमी हुई है वो पिघलेगी तो पिघल करके कहाँ आएगी, नीचे मिलेगी। नीचे जब आती है तो वो, अब एक तो ये कि धीरे धीरे वो उसके अंदर आकर के समुद्र में मिलेगी, तो समुद्र का फैलाव बढ़ता चला जाएगा। नदियाँ में आता है, नदियाँ आ जाके सागर में मिल जाती है, तो धीरे धीरे खारा, सारा पानी खारा हो जाता है। अंटार्कटिका में रोज रोज जो बर्फ के पहाड़ पिघल रहे हैं, उसके कारण नदियों में ज़बरदस्त बाढ़ आ जाती है और सारा पानी समुद्र में मिल जाता है। सारा पानी समुद्र में मिल जाता है तो समुद्र का घेरा बढ़ जाएगा। समुद्र जितना था उससे ज़्यादा समुद्र घेरा बन जाएगा। अब जब घेरा बढ़ जाएगा तो आसपास के समुद्र तट के आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। अब धरती का तल तो धीरे धीरे कम हो रहा है, समुद्र बढ़ते चले जा रहे हैं। धरती का तल धीरे धीरे कम हो रहा है और समुद्र का तल धीरे धीरे हमारी और समुद्रों का घेरा बढ़ता जा रहा है। भारत जैसे देश में पहले से ही जमीन कम है, लोगों का जीवन खतरे में पड़ रहा है। और उत्तराखंड में जो पहले जल प्रलय जैसा बहाव आया था, इससे ये सब बढ़ते हुए तापमान का ही परिणाम है। ये सब ग्लोबल वार्मिंग का ही परिणाम है। अब बचाव के उपाय क्या हैं? ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को रोकने के लिए परमाणु भट्टियाँ जो बनी हैं वो बहुत जिम्मेदार हैं। उन्नत देशों ने ही धरती को गर्म किया है सबसे ज़्यादा। जितने भी उन्नत देश हैं, यूएसए, रसिया वगैरह जितने भी है, जर्मन, चीन, ये सब क्यों अपने अपने भले के लिए उन्होंने परमाणु भट्टियाँ लगा ली और धरती का तापमान बहुत गर्म कर दिया। और उसका परिणाम जो है पूरे विश्व को भुगतना पड़ रहा है। सौभाग्य है कि पूरा विश्व अब इस खतरे के लिए सचेत हो गया है और बार बार में तरह तरह की परिचर्चाएँ करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, किंतु इसके लिए अपेक्षित त्याग नहीं कर रहे। विचार विमर्श करने से कोई समस्या हल नहीं होती है, इसके लिए त्याग नहीं कर रहे हैं। परमाणु भट्टियाँ कम कर दी जाए, कार्बन, वातावरण में कार्बन कम मिलने दिया जाए, तो क्या येन हमें धरती का तापमान जितना चाहिए उतना लेके आना है। उसके लिए पूरे वर्ल्ड को इसके लिए प्रयास करना होगा। कोई एक कंट्री नहीं, दो कंट्री नहीं, सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। उन्नत देश गरीब और प्रगतिशील देशों के बराबर जिम्मेदारी लेने के लिए बाध्य कर रहे हैं। उन्नत देश जो है ना, वो गरीब और प्रगतिशील देशों को भी हमारे बराबर तुम जिम्मेदारी उठाओ ये कह रहे हैं। ये उचित नहीं है। जिन देशों की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है उन्हें आगे आना होगा। जब मेरे पास अगर अभी 100 रुपये हैं तो मैं 50 रुपये देने के लिए लायक हूँ, लेकिन अब किसी बंदे के पास, इसके पास 50 रुपये ही हैं तो वो 50 रुपये का त्याग नहीं कर सकता। समझ में आई ना बात क्या कह रही हूँ मैं? नहीं, मेरे पास 100 रुपये है तो मैं फिर भी 50 रुपये दे सकती हूँ। अब इनके पास तो है ही 50 रुपये, तो ये 50 रुपये कैसे दे सकते हैं? तो इनसे इनका जितना बनता है उतना ले लेना चाहिए। तो उन्नत देश क्या कहते हैं? सारे देशों को बराबर का अपना त्याग करना होगा। सबसे पहले उन्नत देशों को आगे आना होगा और सबसे पहले कार्बन उत्सर्जित करने वाले जितने भी स्रोत हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो धरती का तापमान अपने आप धीरे 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 लेवल में आ जाएगा। परमाणु ऊर्जा पर प्रतिबंध लगाना होगा, कोयले, डीजल पर प्रतिबंध लगाना होगा कि बस जहाँ बहुत अत्यधिक आवश्यकता है वहीं पर, लेकिन अननेसेसरी जो है। दूसरा, पेड़ों को, वनों को बचाना होगा। पेड़ और वन बचेंगे, जंगल बचेंगे, उन पर प्रतिबंध लगाना होगा। उसकी जगह बहुत सारी और हमें अल्टरनेट ढूंढने होंगे उसके लिए, और अल्टरनेट हैं, लेकिन जब तक वनों पर, जंगलों पर प्रतिबंध नहीं लगेगा कि उनकी कटाई करने पर बहुत बड़ा एक तरह का दंड दिया जाए, तब तक ये वाली जितने भी हम विचार विमर्श कर लें, जितनी भी गोष्ठियाँ कर लें, जितनी परिचर्चाएँ कर लें, वो सब व्यर्थ हैं। लोगों को जो वातानुकूलित में रहते हैं, एसी में रहते हैं दिन रात, उनको प्रकृति की गोद में आना होगा। ये सब चीज़ें भी तो ग्लोबल वार्मिंग के अंदर आती है। जितने भी हमारे साइंस के उपकरण हैं सारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, चाहे वो एसी हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे कूलर हो, चाहे हम इन्वर्टर वगैरह लगाते हैं, सभी
तो हमारे पास इतना अच्छा हरा भरा वो है। अभी जैसे अभी 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 सर्दियाँ आ रही हैं, है ना, तो लोग पहले सर्दियों के लिए हिल स्टेशन जाते हैं। अभी सर्दियाँ आ रही है, वहाँ आनंद लीजिए ना। अपने घरों में तो आप एसी चला के सोते हो। तो इस तरह की हमें चीज़ों से बचाव रखना है, प्रकृति को अपनाना है। और जितने भी पेट्रोल पदार्थ है, जलने से बचने से, जिनसे कोयला होता है और कार्बन निकलता है, उन कार्बन वाली चीज़ों को हमें छोड़ना होगा। हम ये कर सकते हैं, पास में जाना हम साइकिल लेके जा सकते हैं, लेकिन नहीं, हम तो अपनी बाइक लेके ही जाएंगे, हम अपनी एक्टिवा लेके जाएंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग खाली कहने से कुछ नहीं होगा, हमें कहने के साथ साथ में करना भी होगा, ठीक है ना। जब हम अपनी कही गई बात को अमल करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग और सारे कंट्री, सारे लोग, और स्टार्ट कहाँ से करनी होगी, अपने से, ठीक है ना। जैसे हमें पास जाना है तो हम कर सकते हैं, कम चीज़ों को, जितना पेट्रोल हो सके बचाना। पेट्रोल भी बचेगा, आपका पैसा भी बचेगा, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा भी वो हो जाएगा, ठीक है ना। हमें टोटल मिला के हमें एक बात याद रखनी होगी, जान है तो जहान है। दुनिया में सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है, भौतिक उपकरण जितनी भी संसाधन है, सब हमारे लिए। लेकिन जब जान ही नहीं रहेगी, ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ गई है कि हमारे लिए खतरा बन गया है, उससे हमें बचाव के लिए हम सबको मिलकर के हाथ आगे बढ़ाने होंगे। और जब एक हाथ आगे बढ़ेगा तो अपने आप 1 से 2, और कहते हैं ना 1 और 1 11 होता है, यानी कि 1 और 1 11 का मतलब शक्ति होती है, संगठन में शक्ति होती है। तो हमें ग्लोबल वार्मिंग का, पर्यावरण का, इनका सबका हमें ध्यान रखना है। ग्लोबल वार्मिंग को हमें कंट्रोल में करना है, क्योंकि अगर हमने एक दूसरे को बोला, दूसरे ने तीसरे को बोला, तो निसंदेह एक सबके अंदर एक जन चेतना आती है। ठीक है, आप ये निबंध कर लीजिएगा। थैंक यू।